हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का आज 27वां क्लास है, 27th क्लास। एक्चुअली इस क्लास में हम बात करेंगे जो पुराना हो चुका है उसका, प्लस नया सेक्शन जो बाकी रह गया था उनको लेकर। मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यह हमारा सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक है, जिसमें से आपने पहला सेक्शन 22 देख लिए थे जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था। याद होगा आपको, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको याद है। इसमें आपने देखे थे क्या बोला गया था, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग बिल्डिंग और लैंड अपरटेनिंग देयरटू इज चार्जेबल, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स in the head income from house property if assessee is the owner of the property and except such portion in which assessee having his own business or profession, ये carried on his own business or profession। मतलब सीधी बात ये था कि एक प्रॉपर्टी जिसका एनुअल वैल्यू एसएससी के लिए टैक्सेबल तभी होता है जब वो उसका खुद का होता है और उस पोर्शन में अगर वो उसका बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चल रहा है तो। और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू मतलब ये भी बताया गया था कि बिल्डिंग मतलब चार दीवारी हो चाहे ना हो, छत हो चाहे ना हो, बट स्ट्रक्चर हो, उसी को हम बिल्डिंग बोलेंगे, है कि नहीं। दूसरी बात क्या बोला था कि खाली जमीन नहीं होना चाहिए। खाली जमीन से जो इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होता है। खाली जमीन के इनकम यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जो खाली जमीन होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूज। चाहे वो किसी भी पर्पस में यूज हो रहा हो, चाहे वो गार्डन पर्पस में यूज हो रहा हो, चाहे वो गैरेज बनाने के लिए यूज हो रहा हो, चाहे गोदाम में यूज हो रहा है, चाहे आप माल स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो भी आपका टैक्सेबल रहेगा। किसके अंदर, कौन सी हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये आपने देख लिए थे सेक्शन 22 में। इसके बाद हमने देखे थे सेक्शन 23 जिसमें हमने एनुअल वैल्यू कंप्यूटेशन किस तरीके से करते हैं वो हमने देखे थे। इसमें टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी देखे थे। आपको बताया गया था तीन टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक तो एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारा डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर एक एसएससी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एसओपी के पर्पस में है तो कोई भी एक वो अपने ऑप्शन में एसओपी रख सकता है, बाकी क्या बोल के काउंट होगा, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी यानी डीएलओपी बोल के काउंट होगा। ये आपने सेक्शन 23 में देख लिया। सेक्शन 24 था हमारा डिडक्शन सेक्शन। इसमें दो डिडक्शन के बारे में बात किया था, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसमें नैव का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा था। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होता है किसके ऊपर, एलओपी एंड डीएलओपी के ऊपर। एसओपी के ऊपर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन का सुविधा नहीं होता, यही तो आपको बताया गया था। इसके अलावा इसमें दो दूसरे 24 में दूसरा पार्ट आपको बताया गया था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आप घर परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए कोई लोन लेते हैं या रिपेयरिंग के लिए लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो आपको छूट मिलेगा। इसमें एक कंडीशन बताया गया था कि अगर कोई एसओपी हुआ तो उसमें मैक्सिमम आपको 2 लाख का छूट मिलेगा। अगर एसओपी की जगह डीएलओपी या एलओपी होगा तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं, जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, जितना भी आप इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपको छूट मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक शर्त जरूर ये था कि इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के आपको यहां पर इंटरेस्ट का छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको हो गया था सेक्शन 24B यानी इंटरेस्ट में, जो आपने डिडक्शन में देख लिए थे। इसके बाद बात आता है 25 में पहला कहानी ये था कि एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अदर देन म्युनिसिपल टैक्स, आपको यहां पर कोई छूट नहीं। नेक्स्ट आपका 25A जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के एक्चुअल काम है, जो हम आज बताने वाले हैं, जो किसके बारे में बात करता है, एक तो अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, और दूसरा एरियर रेंट। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर रेंट आपको प्रीवियस ईयर के दौरान रिसीव हुआ है तो उसका टैक्सेबिलिटी बात करता है कौन, सेक्शन 25A। 25A ने क्या बोल रखा है, अच्छा अनरियलाइज्ड रेंट बोलते किसको है मैं आपको पहले बताऊं। अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट है जो प्रीवियसली आपने बैड डेप्ट हो गया था, जो रेंट को आपने पाने के लिए वो रूल 4 का सारा कंडीशन अपने सेटिस्फाई किए थे, यानी आपका टेनेंसी बोनाफाइड टेनेंसी है, यानी सही आपने किराए पे चढ़ाए थे, पहली बात तो। दूसरी बात, उन जिन टेनेंट को आपने किराए पे दिए थे उनको सारे प्रॉपर्टी से आपने हटा दिए, बेदखल कर दिए, कोई और प्रॉपर्टी उनके हाथ में हक में नहीं है, या किसी और प्रॉपर्टी में आपके में रह नहीं रहा हो। दूसरी बात, तीसरी बात, आप हटाने के लिए प्रॉपर पूरा लीगल बंदोबस्त लिए थे, और चौथी बात, आपने उस
अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने के लिए भी प्रॉपर लीगल बंदोबस्त आपने ले रखे थे। ये चारों कंडीशन अगर आप पूरा करते हैं उसके बाद भी आपका कोई रेंट अनरियलाइज रह जाता है, नहीं रिसीव नहीं होता है, तो अनरियलाइज रेंट बोल के हमने उसका छूट ले लिए थे, माइनस कर दिए थे एक्चुअल रेंट रिसीव के टाइम। आपको ध्यान होगा वही रेंट अगर प्रीवियस ईयर के दौरान अगर उसका मती आया कि उनको शायद लॉटरी मिला है, वो आपको आके पैसा दे गया, जब आपको वो पैसा रिसीव होगा, वो अनरियलाइज रेंट रिसीव होगा, रियलाइज होगा, वो रेंट के लिए सेक्शन 25A जिम्मेदार है। वो बताते हैं मतलब 25A बताता है अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट आपको प्रीवियस ईयर के दौरान रिसीव हुआ है तो ध्यान रखना वो पूरा रिसीव बेसिस में टैक्सेबल होगा, यानी जिस साल आपने रिसीव किए उसी साल को टैक्सेबल होगा। कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? जितना आपने रिसीव किए उसमें से माइनस कर दीजिए 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में होता है, 30% माइनस करके बाकी जो 70% रह गया वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के कंप्यूट हो जाएगा। हाँ, एक बात और इसमें, उस साल में उस प्रीवियस ईयर में ये इरेस्पेक्टिव है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास है या नहीं है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी उस टाइम आपके पास नहीं है, तब भी उसका टैक्स आपको उस साल में कंप्यूटेशन हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैं आपको बार बार करके बता रहा हूं। पहली बात, अनरियलाइज रेंट जिस साल मैंने रिसीव किया उस साल जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही हूं, मतलब एसएससी उस प्रॉपर्टी का मालिक उस साल है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी उसका नहीं भी रहा, बेच भी दिया, और अगर प्रीवियस ईयर के दौरान वो अनरियलाइज रेंट रिसीव होता है तो ध्यान रखिए उसका 30% हटा के 70% पूरी टैक्सेबल रहेगा। कौन सी हेड में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। समझ में आ गया आपको? सेम एज इट इज एरियर रेंट। एरियर रेंट क्या? कोई बकाया रेंट था, सपोज कीजिए प्रीवियसली कभी कोई पीरियड में आपने रेंट बढ़ाए थे, बट वो डिस्प्यूट के कहानी में चला गया था, उस टाइम वो रेंट बढ़ा नहीं पाए थे और वो डिस्प्यूट में चल रहा था। चलने के बाद एक टाइम के बाद आपका जब सॉल्यूशन हुआ तो आपको वो अनरियलाइज रेंट जो था, मतलब सॉरी एरियर रेंट था, जो मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टी था 50,000 का, फिर आपने बोले थे इस डेट से मतलब प्रीवियस किसी डेट से उसका रेंट हो जाएगा 60,000 रुपए, तो 10,000 रुपए करके बढ़ा दिए थे आपने, बट वो देते नहीं थे, जो किराएदार आपका वो आपको देते नहीं था। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्यूटेड हो गया था। वो मान रहा है कि नहीं मुझे तो 50,000 देना है, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन से बढ़ेगा, प्रीवियसली से मैं नहीं दूंगा। तो अब वो 2 साल बाद आपको वो पैसा देने आया, वो डिस्प्यूटेड जो आपका अमाउंटेड था 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए मान लीजिए एक साल का पूरा कितना होता है 1,20,000 रुपए, वो आपको कभी और प्रीवियस ईयर में किसी और प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर में आपको दे दिया। मान लीजिए आपने 17-18 में किराए से उनको हटा दिए थे, फिर भी आपको उसको वो पैसा आपको देके कब गए 19-20 के दौरान। तो 19-20 में जब आपको वो अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअली रिसीव होगा, ध्यान रखिए, मतलब जो ईयर रेंट आपका रिसीव होगा वो ध्यान रखिए वो भी आपका टैक्सेबल होगा। किसके अंदर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। उसमें से वही 30% का छूट मिलकर 70% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो समझ में आ गया? ये था हमारा किसकी कहानी? अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर रेंट का कहानी। समझ में आ गया आपको? तो अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर रेंट जो होता है वो पूरी टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। समझ में आ गया? और कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 70% टैक्सेबल होगा, 30% आपका छूट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं ताकि आपको सेक्शन 25 अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम 26 और 27 में बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं। तो देखो यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन मार्च 2018। मार्च 18 में बेच दिया। इसके पहले क्या बोल रखा है? इन जून 2019 मतलब 1920 प्रीवियस ईयर के दौरान ही रिकवर्ड रेंट ऑफ ₹10,000। 10,000 इन्होंने रिसीव किया है। कब? जून 2019 को। किस चीज का पूछ रहे थे? फ्रॉम मिस्टर गौरव से रिसीव किया है। टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 2014 टू मार्च 2016। प्रीवियस में उन्होंने किराए पे चढ़ाया था मिस्टर गौरव को, उनके पास से उन्होंने 10,000 रुपए रिसीव किया। देखते हैं किस चीज का है। बोल रहे हैं 2 month रेंट ऑफ ₹20,000 which was not realized at that time and rule 4 satisfied। यानी क्या बोल रहा है? जब हमारा 2016-17 के आसपास जब तुम्हारा इनका कंपटीशन हुआ होगा इनकम का, तब इनका 2 महीने का रेंट जो था वो अनरियलाइज था। यानी अनरियलाइज रेंट था 20,000 रुपए, उसमें से इनको रिसीव हुआ है कितना? 10,000 रुपए। कब रिसीव हुआ है? 2019 में। तो 2019-20 ये मेरा प्रीवियस ईयर है, जिसके जून में इन्होंने
अनरियलाइज रेंट रिसीव किया, कितना रिसीव किया? 10,000 रुपए। था तो 20,000, बट इन्होंने रिसीव अभी किया है ओनली 10,000 रुपए, है ना। अच्छा चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या बोल रखा है? फर्दर दोबारा, he had let out his property from April 2016 to फरवरी 2018, यानी बेचने से पहले तक इन्होंने किराए पे दिया है मिस्टर सतीश को, है ना। इन अप्रैल 2017 he had increased the rent। अच्छा 2017 में देखो कब दिया था? 16 में दिया था। 17 में इन्होंने रेंट को बढ़ाने के लिए बोला है, रेंट इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000, 12,000 से 15,000 रेंट करने के लिए बोला था अप्रैल 2017 में। बट वो एक देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट रह गया, बता दिया क्या बोल रहा है? 15,000 पर मंथ एंड द सेम वाज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट के कहानी में रह गया, चलो कोई बात नहीं। तो डिस्प्यूट हो गया तो मतलब क्या वो 3,000 रिसीव नहीं हुआ था, बाद में वो रिसीव हुआ है कब? इन सितंबर 2019। आप देखो यहां पर सितंबर 19 को वो रिसीव हो रहा है, वो अनरियलाइज मतलब सॉरी एरियर रेंट, एक्चुअली ये तो अनरियलाइज नहीं एरियर रेंट। कितना रुपए? 22,000 रुपए, 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्होंने शायद रिसीव किया है। चलो कोई बात नहीं, वैसे 3,000 बढ़ाया था, बट इन्होंने रिसीव किया कितना? 22,000 रुपए रिसीव किया है। किससे? मिस्टर अनंत से। तो बताओ टैक्सेबिलिटी कितना होगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा? जबकि आपको एक मजेदार चीज और दिख रहा है कि मार्च 18 में ही वो प्रॉपर्टी बेच दिया, यानी 1/4/19 से उनके पास वो प्रॉपर्टी था भी नहीं, मतलब प्रॉपर्टी उनके पास है ही नहीं, फिर भी उनका पैसा रिसीव हुआ अनरियलाइज रेंट का 10,000 रुपए और एरियर रेंट का रिसीव हुआ है 22,000 रुपए। तो टोटल रिसीव कितना हुआ है प्रीवियस ईयर के दौरान? 32,000 रुपए रिसीव हुआ है अनरियलाइज रेंट एंड एरियर रेंट को मिला के। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, टैक्सेबल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों? सेक्शन 25 में तो बोल रखा है प्रॉपर्टी चाहे आपके पास हो चाहे ना हो, अगर आपने एरियर रेंट या अनरियलाइज रेंट रिसीव कर रहे हो, वो जिस साल आप रिसीव करोगे, जिस प्रीवियस ईयर के दौरान आप रिसीव करोगे, उसी प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो आपने सेक्शन 25 में ऑलरेडी बोल रखे थे, तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये जिस साल रिसीव हुआ है, यानी 19-20 में रिसीव हुआ है, तो 19-20 में ये टैक्सेबल होगा। क्या बोल के? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के टैक्सेबल होगा। बट अब बात ये आता है कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? अब 25A में ही ये बताया गया था कितना परसेंट, कि इसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बाकी पैसा आपका टैक्सेबल होगा। इसका मतलब जो 25A में रिसीव हुआ वो था 32,000 रुपए, इसमें से लेस हो जाएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के। 30% कितना होता है 32,000 का 30%? 9600 है ना, 9600 अब माइनस कर दो, बाकी जो रह जाता है वो हमारा यानी 22,400 रुपए हमारा जो रह गया, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के। कौन से ईयर में? 2019-20 में। क्यों? 19-20 में ही ये रिसीव हुआ है, जो मेरा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि मेरा असेसमेंट ये 2020-21 है। तो 2021 के प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। कितने रुपए? ये 32,000 रुपए, जिसमें से मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 30%, 9600, तो टैक्सेबल हो गया कितना? 22,400। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये किसने बताया? सेक्शन 25A ने। तो ये आपने देख लिया। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक 26 सेक्शन 26 में चलते हैं, है कि नहीं? इसको मैं इरेज कर दूं। तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर रेंट दोनों चीज आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 26 लेकर। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 26, जो बताता है किसके बारे में? को ओन्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जहां पर एक प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने मिलकर होल्ड किया है या परचेज किया,
जैसे एक प्रॉपर्टी है जिसको मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ने मिलकर परचेज किया है, तो मिस्टर ए भी उसका को ओनर हो गया उस प्रॉपर्टी का, बी भी उसका को ओनर हो गया, जो भी उनका शेयरिंग है उस हिसाब से। अगर 50-50 परसेंटेज में है तो 50-50 आधा आधा उनके हिसाब से हो जाएगा, अगर 50 के का 40-60 था तो 40-60 के हिसाब से हो जाएगा। अब बात यह आता है जब ये को ओन्ड प्रॉपर्टी है तो इनका वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट होगा। ध्यान रखो इसमें दो बात है। सबसे पहली बात तो अगर को ओन्ड प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को ओनर के द्वारा यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस, अगर सारे को ओनर उसको सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस में यूज किया जा रहा है तो हर एक को ओनर के लिए पहले तो इसका नैव तो जीरो हो जाएगा, बट हर एक को ओनर को अपने बोरोड कैपिटल के ऊपर 2 लाख या 30,000 का इंटरेस्ट का सुविधा हर एक जने को इंडिविजुअली मिलेगा। प्रॉपर्टी एक है बट ओनर 2 जने हैं तो दोनों को ही, ए को भी 2 लाख तक की इंटरेस्ट का छूट मिलेगा, बी को भी 2 लाख तक की इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। तो क्या बोला मैंने, all the owner get benefit of interest on borrowed capital ₹30,000, पता है आपको 30,000 कब होता है, या फिर 2 लाख सेपरेटली मतलब एक एक इंडिविजुअली, एक एक पर्सन को 2-2 लाख रुपए, ये एक एक पर्सन को 30,000 रुपए का आपको छूट यहां पर मिलेगा। समझे कि नहीं, को ओनर को मिलेगा अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस में यूज हो रहा है तो इंडिविजुअली एक करके कंप्यूट होगा सबके लिए, और सबके लिए नैव तो जीरो हो जाएगा बट सबको 2-2 लाख रुपए के इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। अगर उन्होंने 2 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट पेमेंट कर रखा है तो, और 2 लाख भी कर रखा है तो भी 2 लाख का ही मिल जाएगा, और अगर इंटरेस्ट उससे कम कर रखा है तो जितना एक्चुअल अमाउंट पेमेंट हुआ है सर्टिफिकेट के ऊपर बेस करके उतने का ही छूट उनको मिल जाएगा। ये तो हो गया को ओन यूज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस। अगर को ओनर उसको लेट आउट के रूप में यूज करते हैं, सारे नहीं कुछ करते हैं तो, और सारे करते हैं तो, अगर लेट आउट पर्पस में यूज करते हैं, दूसरी बात, इफ यूज्ड फॉर लेट आउट के लिए यूज किया, चाहे सारे ओनर ने मिलकर यूज किया लेट आउट देने के, या कुछ तो खुद रहते हैं कुछ बाकी क्या करते हैं लेट आउट कर रखा है, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, पहले उस प्रॉपर्टी को एक ही मान के उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा जैसे आपने कंप्यूटेशन किए थे। जैसे मैंने कंप्यूटेशन करके मान लीजिए उसका टैक्सेबल इनकम निकला कितना, मान लीजिए 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकला। अब इसमें 2 ओनर थे, एक तो मिस्टर ए एक मिस्टर बी। अब दोनों का शेयर कितना था, मिस्टर ए का था 40% शेयर इस प्रॉपर्टी में, मिस्टर बी का था 60% शेयर। तो इनकम का 40% टैक्सेबल हो जाएगा, मिस्टर ए के हैंड में 40% यानी 80,000 रुपए, ठीक है, और मिस्टर बी के हाथ में 60% यानी 1,20,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से ये टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगा। बट पहले कंप्यूटेशन किया जाएगा कैसे, एक हाउस प्रॉपर्टी मान के, इंडिविजुअली नहीं, एक हाउस प्रॉपर्टी बोल के कंप्यूट किया जाएगा। फिर कंप्यूट होने के बाद जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इतना, आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इतना, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इतना। अगर 3 होगा तो 3 जने के नाम से हो जाता। अगर 50-50% का शेयर है तो 50% में हो जाएगा। अगर शेयरिंग परसेंटेज अलग अलग है तो शेयरिंग परसेंटेज अलग अलग हिसाब से कंप्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया, जिसका जितना ओनिंग रहेगा, जिसका जितना शेयर रहेगा उसका उतना ही परसेंटेज उसके लिए टैक्सेबल या जो भी होगा, या फिर नेगेटिव इनकम हो गया तो नेगेटिव इनकम का सुविधा मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा मिल जाएगी, है कि नहीं। तो ये था हमारा किसके केस में, को ओन प्रॉपर्टी केस में। यहां पर एक बात और है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। सपोज करो कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी ने अगर कोई प्रॉपर्टी को परचेज किया है तो ध्यान रखिएगा कभी भी एक बात हमेशा,
क्या कि पार्टनरशिप फर्म ने अगर परचेज किया है, कोई कंपनी ने परचेज किया है, वो प्रॉपर्टी कभी भी वो पार्टनर्स का या फिर उस कंपनी का शेयर होल्डर का बोल के कभी भी काउंट नहीं होगा। वो किसका बोल के काउंट होगा? कंपनी का। अगर कंपनी ने परचेज किया है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का बोल के कंप्यूट होगा, यानी टैक्सेबिलिटी फर्म के हैंड में होगा, ना कि पार्टनर्स के हैंड में। कंपनी हुआ तो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा, ना कि वो शेयर होल्डर के हैंड में। समझ में आ गया? तो ये कौन ने बताया? सेक्शन 26 ने। क्या बताया? अगर को ओन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस में यूज हो रहा है तो हर एक को ओनर को 30,000 या 2 लाख का जो भी रेस्पेक्टिव डिडक्शन है इंटरेस्ट के ऊपर, वो उनको छूट मिलेगा। और इंडिविजुअली एक जने को भी 2 लाख रुपए करके या इंडिविजुअल एक जने को 30,000 रुपए करके छूट मिलेगा। इसके लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो आपको पता है, 30,000 कब होता है और 2 लाख कब है। अगर भूल गए तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या बोला था मैंने? 1/4/1999 के बाद आपने लोन लिए हैं, जब से आपने लोन लिए उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लेकर 5 साल के अंदर आपका हाउस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। और आपने किस पर्पस में लोन लिए थे? अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, या फिर आपने रिनोवेशन के लिए थे। तो अगर रिपेयरिंग करने के लिए लिए थे या फिर 5 साल से ऊपर लग गया आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में, उस केस में आपको मैक्सिमम छूट जो मिलेगा वो 30,000 रुपए का मिलेगा। ये आपको पहले बता दिया गया था। और ये जो कंडीशन है वो सिर्फ आपका किसके लिए होता है? ओनली सेल्फ ऑक्युपाइड एसओपी के केस में होता है। एलओपी या डीएलओपी में ऐसा कोई शर्तें नहीं है। एलओपी डीएलओपी के केस में 100% एग्जेम्प्टेड हो जाता है। जितना भी आप इंटरेस्ट अपने चार्ज पेमेंट कर रखा है वो पूरा, यानी जितना आपका सर्टिफिकेट में दिखाएगा वो पूरा, चाहे 2 लाख से ऊपर 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, सारा आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, और मैंने कहा था अगर लेट आउट प्रॉपर्टी हुआ तो एक प्रॉपर्टी बोल के पहले उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब कंप्यूट हो जाएगा उसके बाद जो को ओनर है उसके अंदर वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाएगा, जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोला मैंने? कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो कभी भी शेयर होल्डर का या पार्टनर्स का प्रॉपर्टी बोल के काउंट नहीं होगा। इसलिए उसके लिए इसका टैक्सेबिलिटी किसके ऊपर होगा? ओनली फॉर वो कंपनी या फिर वो फर्म। तो आपको ये समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेक्शन 26 जो अभी आपने किए। तो अब हम इसको डिलीट इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 27 जो आखिरी सेक्शन है आपका, है ना, उसको लेकर भी हम बात कर लेंगे। इसको इरेज कर देना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो को ओनर भी आपने सीख लिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 27 लेकर, जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आखिरी अंत सेक्शन है। यानी आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्लीट हो गया, चलो खुशी की बात है। बट अभी इतना खुशी नहीं, क्योंकि अभी ये सेक्शन पढ़ना है। इसमें आपको बताया गया है डिम्ड ओनर के बारे में। किसके बारे में? तो सेक्शन 27 जो है वो बताएगा डिम्ड ओनर, मतलब जो प्रॉपर्टी लीगली तो किसी और का है बट उसका ओनर किसी और को माना जाएगा, टैक्सेबिलिटी किसी और के हैंड में होगा, उसको हम बोलते हैं डिम्ड ओनर। क्या बोलते हैं? डिम्ड ओनर। तो चलो देखते हैं सेक्शन 27। डीम्ड ओनर, पहली बात, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसएससी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन, जितना उसका प्रॉपर्टी का कीमत है उसके तुलना में कम में या पैसा ना लेके फ्री में अगर ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे प्रॉपर्टी का ओनर उसी को माना जाएगा जो ट्रांसफर कर रहा है। यानी उस साल उसका जो भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी किसका हो जाएगा? ट्रांसफरर का। अगर विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन अपने ट्रांसफर किए, किसको? एसएससी, किसको? अपने स्पाउस को। यानी अपना जो महिला है वो अपने हस्बैंड को, या फिर जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को अगर ऐसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, सिर्फ टैक्स के नजर में धोखा देने के लिए, तो ऐसे प्रॉपर्टी ध्यान रखना टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में। तो उनमें से जो इनकम होगा वो भी टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में। तो मैं यहां पर वही लिखने जा रहा हूं, हमारा पहला ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी
टू स्पाउस विदाउट adequate consideration. विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर कोई प्रॉपर्टी को हम स्पाउस को ट्रांसफर करेंगे, अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। लीगल ओनर तो स्पाउस हो गया, बट डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, जिन्होंने ट्रांसफर किया है। बट हाँ, इसमें एक शर्त और है, अगर लाइव एफर्ट के शर्त में, अलग रहने के शर्त में, जैसे किसी का तलाक हो गया, अलग रहने के शर्त में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो उस केस में उसका ओनर वही माना जाएगा जो लीगल ओनर है, ठीक है ना। बट अगर ऐसा कोई कहानी नहीं है तो एक्सेप्शन मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन है लाइव एफर्ट। अगर लाइव एफर्ट अलग रहने के शर्त पे अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ था तो नहीं होगा, तो टैक्सेबल। अगर लाइव एफर्ट के शर्त में हुआ, अगर हस्बैंड ने, मिसेस कोई ने वाइफ को ट्रांसफर किया था, वाइफ तो क्या अब एक्स वाइफ हो गया, उनको ट्रांसफर किए थे, तो वो एक्स वाइफ के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। बट अगर लाइव एफर्ट रहने का शर्त नहीं है तो ध्यान रखिए वो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि वही उनका डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। तो पहला आपने समझ लिए। दूसरी कंडीशन ऐसा है, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू, अगर कोई माइनर चाइल्ड को हुआ है, टू ए माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड को अगर आपने ट्रांसफर किए थे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी ये डीम्ड ओनर कौन रहेगा, ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर मैरिड डॉटर को, मैरिड माइनर डॉटर को आपने ट्रांसफर किए तो वो माना नहीं जाएगा, यानी उस केस में डॉटर ही उस प्रॉपर्टी का ओनर रहेंगे, जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसका ओनर नहीं होंगे। तो दो कंडीशन पहले मैंने आपको समझाया, ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, दूसरा मैंने बोला ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि आजकल होता है ना, जैसे फ्लैट वगैरह में आप देखते होंगे, है ना, उसका रहने के लिए आपको एक पोर्शन दे दिया गया, वहां पर आप रह रहे हो, और उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, वो प्रॉपर्टी का मालिक जो उसमें रह रहे हैं वही माने जाएंगे, जबकि एक्चुअल अधिकार किसके हाथ में है, उस जमीन का मालिकाना किसके पास है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। तो जमीन का मालिकाना कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है, बट जो पोर्शन आपको रहने के लिए दिया गया है या जिस पोर्शन का सुविधा आपको यूज करने के लिए दिया गया है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, ना कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में, ना कि वो कंपनी के हाथ में, ना वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, इन एसोसिएशन के हाथ में। समझ में आ गया। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई कोऑपरेटिव के मेंबर को अगर कोई प्रॉपर्टी अलॉट करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी का ओनर कौन रहेगा, प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर तो कोऑपरेटिव ही है वो, बट मेंबर ने इसको सुविधा अवेल किया है तो वो प्रॉपर्टी का नाम किसके नाम पे होगा, मेंबर के नाम पे, और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट होगा वो किसके ऊपर होगा, मेंबर के ऊपर होगा, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर होगा। ठीक है, ये तो आजकल आप लोग जानते ही हो, फ्लैट के केस में ऐसा ही होता है। फ्लैट में जमीन का मालिक कौन रहता है, कोऑपरेटिव रहता है, जो कोऑपरेटिव को फ्लैट बिल्डिंग या उसको परचेज कर रखा है, और उसमें से एक एक खाने या एक एक फ्लैट आपको रहने के लिए दे दिया गया है, जबकि उसका आपका कोई मालिकाना नहीं, आप छत का हो ना जमीन का मालिक हो, बट सिर्फ उस फ्लैट जिसमें आपको रहने के लिए सुविधा कर दिया गया उसका आप सिर्फ मालिक हो।
है कि नहीं? जिसके पास उसका चाबी है, जो उसका सुविधा ले रहा है वही उसका मालिक है और उसी के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ना कि वो कोऑपरेटिव का। एक्चुअल जमीन कोऑपरेटिव का है बट फिर भी टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में है? जो सुविधा भोग रहे हैं उसके हाथ में है। तो ऐसे फ्लैट के केस में होता है, क्योंकि ये शर्त यहां पर बोला गया है सेक्शन 27 में, क्योंकि वही इसका ओनर होता है। कौन? कोऑपरेटिव नहीं, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथी पॉइंट, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 53A। जब भी 53A क्या बात आ जाएगा, वो जबरदखल दखल करके कुछ लोग रहते हैं ना, हैं, एक टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो जाता है? उनके नाम पे। तो ऐसे प्रॉपर्टी जिनका अधिकार दे दिया गया है किसी एक पर्सन के नाम पे, तो वही, चाहे मालिक कोई और, तो वही उस प्रॉपर्टी का क्या बोल के माना जाएगा? डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। उस प्रॉपर्टी का जो इनकम होगा वो उसी पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगा जो उस पर्सन का सुख, मतलब जो उसका अधिकार अभी भोग रहा है। समझ गए? तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट। अगर कोई प्रॉपर्टी को अपने लीज दे दिए है मोर देन 12 मंथ, 12 महीने के ऊपर, लीज ए प्रॉपर्टी मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ऊपर आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज दे दी। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टी मतलब मैंने आपको बार बार बताया, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, है ना? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, खाली जमीन की बात नहीं चल रहा है। खाली जमीन को अगर आप लीज में देंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, या तो आपका अगर एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम में चला जाएगा, यहां उसका कोई कहानी नहीं है। बट अगर कोई बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू होता है तो उस प्रॉपर्टी के लिए टैक्सेबिलिटी कहां पर होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होता है। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर 12 महीने से कम समय के लिए तो नहीं होगा, 12 महीने से अधिक समय के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी को किसी को दे दिया गया है तो उस प्रॉपर्टी का ओनर, डीम्ड ओनर नहीं, डीम्ड ओनर, एक्चुअल ओनर तो जिन्होंने ट्रांसफर किया, जिन्होंने लीज दिया है, लीज जो है वही रह जाएगी, बट जिन्होंने लीज लिया है उस प्रॉपर्टी को उसका डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा अगर 12 महीने से ऊपर होता है तो सेक्शन 27 ने किसके बारे में बताया? डीम्ड ओनर के बारे में बताया। क्या बोला? सबसे पहला कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी हाउस को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर लाइव एफर्ट की शर्त में तो नहीं होगा डीम्ड ओनर। अदरवाइज डीम्ड ओनर कौन रहेगा? जो ट्रांसफर कर रहा है, यानी ट्रांसफररी उस संपत्ति का मालिक यानी डीम्ड ओनर बोल के रहेंगे। दूसरा मैंने बोल रखा है ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू ए माइनर चाइल्ड। अगर माइनर चाइल्ड को अगर कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो वही उसका प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। कौन रहेगा? वही जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरर। समझे कि नहीं? तो इस केस में भी आपको वही बताया गया। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है कि मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को जो कोऑपरेटिव के मेंबर को कोऑपरेटिव ने जो क्या दे रखा है, जो रहने का सुविधा दे रखा है या जो पोर्शन एरिया लेने का या उसका सुख भोगने का सुविधा दे रखा है वो प्रॉपर्टी का मालिक वही रहेगा और उसी का उसका डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। कोऑपरेटिव उसका डीम्ड ओनर बोल के मतलब ओनर बोल के माना नहीं जाएगा। उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी किसका होगा? वही मेंबर। समझे? नेक्स्ट, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 53 है तो अपने समझ ही लिए होंगे। नेक्स्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी अपने लीज में दे रखा है 12 महीने से ऊपर समय काल के लिए तो लीजी जो होगा वही उसका डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। लीजर नहीं, लीजर तक चले इनका जमीन का मालिक रहेंगे, बट जो लीजी है जो उसको अधिकार ले रहे हैं वही उसका मालिक डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके अंदर? डीम्ड ओनर के हाथ में। समझ गए? तो ये था हमारा सेक्शन 27। तो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा कंप्लीट अपने सीख लिए। फिर भी अगर कुछ डाउट या क्वेरी आपका रह गया है तो डाउट सेशन में आप बेझिझक उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए